अल्टीमेटली पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, ये जितनी भी कंट्रीज़ में अगर एनर्जी के प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेंगे ना, तो वहाँ आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क से उठकर किसी और मुल्क में जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी जनरेट होंगे, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम इंजीनियर जमीलुल्लाह खान तरीन है। नाज़रीन, आज हम टॉपिक डिस्कस करने लगे हैं एनर्जी क्राइसिस। एनर्जी क्राइसिस को डिस्कस करने से पहले एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, 2023 का ये स्टार्ट है और इस स्टार्ट में अगर आप किसी बंदे की लाइफ को एनालाइज करें ना, तो आप ये बात कर सकते हैं कि अगर एक इंसान 30 दिन बग़ैर खुराक के सर्वाइव कर सकता है, तो आज के दौर में शायद इलेक्ट्रिसिटी या बिजली के बगैर वो शायद 3 दिन भी मुश्किलों से गुजारा करेगा। उसकी रीज़न ये है कि आज हमारा मोबाइल फ़ोन से लेकर हमारे घर की हर एक चीज़ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है। तो आप इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें कि अगर किसी इंसान की लाइफ में इतना ज़्यादा रोल इलेक्ट्रिसिटी प्ले कर रही है, तो उस कंट्री का हाल सोचें जिस कंट्री में इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम्स होंगे। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं पाकिस्तान की, और इस पाकिस्तान में ये एनर्जी क्राइसिस क्यों हो रहे हैं, इसकी क्या वजूहात हैं और कब से ये स्टार्ट हुआ और इसके क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से आज ये इस पॉइंट पर पहुंचा है। इसके लिए हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट, और हिस्टोरिकल प्रोस्पेक्ट के बाद हमारा एनालाइज ये होगा कि ये कौन कौन से रीजंस हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रिकल के प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और उसके बाद से ऑनवर्ड हम आज 2023 को एनालाइज करेंगे कि आज 2023 में ऐसी क्या प्रॉब्लम हुई कि आज तकरीबन जनवरी के स्टार्ट में ही पूरा पाकिस्तान तकरीबन 15 से 20 घंटे के लिए बंद कर दिया गया। तो आप खुद एनालाइज करें। मैं एक छोटी सी इसमें मिसाल ऐड करता चलूं कि एक दिन जो तकरीबन 15 से 20 घंटे इलेक्ट्रिसिटी की प्रोडक्शन बंद हुई थी पूरी पाकिस्तान में, उस दिन पाकिस्तान की ओनली टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो नुकसान हुआ था वो अकॉर्डिंग टू डॉन न्यूज़ वो बताते हैं तकरीबन $70 मिलियन का नुकसान हुआ था। तो आप यहाँ से एनालाइज कर लें कि एक इंडस्ट्री अगर नुकसान इतना ज़्यादा फेस कर चुकी है, तो बाकी इंडस्ट्रीज़ और बाकी यूनिट्स का क्या हुआ होगा वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो इस चीज़ को डिस्कस करने से पहले हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि देखो, 2EE जिसको हम कहते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इकॉनमी डायरेक्टली लिंक करती है आपकी इलेक्ट्रिसिटी से। इंडस्ट्रीज का पहिया उसी टाइम चलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी होगी। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो इकॉनमी भी सफ़र होगी। तो आप किसी भी कंट्री को देख लें कि जहां इकोनॉमिक इश्यूज हैं वहां इलेक्ट्रिकल इश्यूज होंगे, वहां पावर के इश्यूज होंगे, वहां एनर्जी रिसोर्सेज के इश्यूज होंगे। तो ये प्रॉब्लम पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करता है। तो इस चीज़ को एनालाइज करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर ये हिस्टोरिकली कब से स्टार्ट हुआ और ये मसला कब से कब तक बढ़ता चला गया। याद रखिएगा, पाकिस्तान के अंदर एनर्जी क्राइसिस का प्रॉब्लम स्टार्ट होता है 2007 में। 2007 में ऐसा क्या हुआ कि एनर्जी प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो एनर्जी क्राइसिस इशू स्टार्ट हुआ वो हुआ ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन की वजह से, जिसको हम इन अदर वर्ड्स कहें ग्लोबल क्राइसिस आया था, इकोनॉमिक क्राइसिस। और इस क्राइसिस में हुआ ये था कि सबसे ज़्यादा जो इम्पैक्ट आया था वो आया था ऑयल एंड गैस की प्राइसेस में इन्फ्लेशन हो गया था। और ये इन्फ्लेशन उस टाइम कैलकुलेट किया जाता था कि एक्सपेक्टेड 36% जो ऑयल एंड गैस की प्राइसेस में थी ना, वो अपलिफ्ट कर गई थी, बढ़ गई थी। अब सवाल सोचने का है, भाई ऑयल एंड गैस दुनिया में बढ़ा, इसका इम्पैक्ट पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी से क्यों हुआ? तो इस चीज़ को ज़रा समझने के लिए ना आप ये देखें कि पाकिस्तान की जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है उसका मेजर चंक किन किन एरियाज़ पर डिपेंडेंट है। सबसे पहले एनालाइज करें, पाकिस्तान का 61%, तकरीबन 61% जो हमारी एनर्जी प्रोडक्शन है वो आपकी डायरेक्टली बेस कर रही है थर्मल पर। और इस थर्मल को अगर हम एनालाइज करें तो आपकी ये 3 फंडामेंटल्स पर है, ऑयल, गैस एंड कोल पर। और ये याद रखिएगा, ये तीनों आइटम पाकिस्तान बाहर से इंपोर्ट करता है। और जब आप इंपोर्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली बाहर की चीज़ अगर महंगी होगी तो ज़ाहिर बात है, आप जब महंगी चीज़ परचेज करके लाएंगे तो यहाँ भी आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा और महंगी दामों बेचना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आप ज़रा ये देखो, सिर्फ 2022 की रिपोर्ट देखो, पाकिस्तान ने ऑयल एंड गैस, सिर्फ मैं 2 चीज़ों की बता रहा हूँ, 2022 में
जो ऑयल एंड गैस परचेज किया पाकिस्तान ने, वो किया तकरीबन $17 बिलियन का। और 2021 में यही ऑयल एंड गैस की जो प्राइसेस थी वो पाकिस्तान ने परचेज किया था तकरीबन 8 to 9 बिलियन का। ये मैं बातें खुद नहीं बता रहा, ये एक्सप्रेस ट्रिब्यून, डॉन न्यूज़ और एक नेदरलैंड की एक्सपर्ट एनालिसिस है, उन सब के क्रक्स का, और फिर यूएन की रिपोर्ट्स, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट्स, और इन सब रिपोर्ट्स का कंक्लूजन बता रहा हूँ। अच्छा, अब आप ज़रा सोचने की बात है कि जी कोल पावर प्लांट अगर हम देखें पाकिस्तान में भी एग्जिस्ट करते हैं। अब ये कोल पावर प्लांट ये भी तो पाकिस्तान की प्रोडक्ट है, तो इसकी क्या वजूहत? देखिएगा, याद रखिएगा, जो पाकिस्तान की कोल प्रोडक्शन है या जो पाकिस्तान के अंदर कोल है, वो पाकिस्तान के अंदर इतनी क्वालिटी का कोल नहीं है जिससे हम ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस कर सकें। हाँ जी, हमारी जो टोटल कोल की प्रोडक्शन से एनर्जी आ रही है उसका तकरीबन 25 to 30% तो हम अपने कोल से जनरेट करें, बट 70% से लेकर 75% जो हमारी एनर्जी जनरेट हो रही है वो इम्पोर्टेड कोल से हो रही है। हम कोल भी परचेस करते हैं बाहर से। सो अल्टीमेटली अब आप ज़रा ये सोचें कि 61% जो आपकी थर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली आपकी इंपोर्टेड आइटम से है। अब वो इंपोर्टेड आइटम से होता क्या है, थर्मल पावर प्लांट चलते हैं। थर्मल पावर प्लांट्स कौन से हैं? जैसा कि साहिवाल का हो गया, जैसा कि जेनको 1, 2 और 3 हो गए, ये जितने थर्मल पावर प्लांट में वो वहाँ एनर्जी जनरेट होती है। अब ये उस प्रोसीजर में एक लंबी डिबेट है कि वहाँ थर्मल से कैसे एनर्जी जनरेट होती है, जो हम छोटी सी एक मिसाल में आप लोगों को यहीं इलेबोरेट करता चलूँ। देखो, ऑयल, हम तेल लेते हैं, तेल को आग लगाते हैं, उस आग से पानी को गर्म किया जाता है, उस पानी को गर्म करके हम लोग वेपर्स बनाते हैं, और ये जो वेपर्स होती हैं ये आपके टरबाइन्स को चलाते हैं, क्योंकि हाई एनर्जी होती है, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 2000 डिग्री सेंटीग्रेड, 3000 डिग्री सेंटीग्रेड। उसको क्या करते हैं, हम टरबाइन्स पर मारते हैं, और वो जब टरबाइन घूमते हैं तो वहाँ से एनर्जी जनरेट होती है। तो ये छोटा सा आपको इलेबोरेट कर दिया, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से, तो देयरफॉर इट इज़ वेरी इजी फॉर मी। अच्छा, अब दूसरा जो मेजर सोर्स है वो है आपका हाइडल पावर प्लांट। हाइडल प्रोजेक्ट का हमारा सिर्फ और सिर्फ 24% जो है वो हाइडल पावर प्लांट से आ रहे होते हैं। हाइडल से मुराद ये जो आपके डैम्स होते हैं, तरबेला हो गया, मंगला हो गया, ये जितने भी डैम्स हैं ये आपके उन जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपका 24% वहाँ से प्रोडक्शन हो रही है। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है आपकी न्यूक्लियर पावर प्लांट। न्यूक्लियर एनर्जी जो हमारी जनरेट कर रही है वो तकरीबन 12% के नियर अबाउट टोटल एनर्जी का न्यूक्लियर प्रोजेक्ट जनरेट करी। तो आप यहाँ से देखें, अब यहाँ सवाल आता है कि भाई पाकिस्तान के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी, जिसको हम विंड कह लें, जिसको हम सोलर कह रहे होते हैं, जिसको हम डिफरेंट सेंस में कह रहे होते हैं, उसकी एनर्जी कितनी है? तो आप ये देखें कि रिन्यूएबल का जो पोर्शन है वो तकरीबन 3% तक पाकिस्तान की टोटल एनर्जी का प्रोड्यूस हो रहा है। अच्छा, अब सवाल अगेन ये आता है कि भाई जनरेशन तो हो रही है, जनरेशन हो रही है, तो पाकिस्तान के अंदर एनर्जी के क्राइसिस क्यों है? वो कौन सी फंडामेंटल कॉजेस हैं जिसकी वजह से अगेन पाकिस्तान सफ़र कर रहा है? अच्छा, इस सफरेज को देखने के लिए हमें 2023 के ज़रा रिपोर्ट एनालिसिस करनी होगी कि हमारे 2023 में कितनी डिमांड है एनर्जी की और कितनी जनरेशन हो रही है। अब आप ज़रा देखो, आपको ये समझ आना चाहिए कि 39,000 ऑलमोस्ट 38 to 39,000 मेगावाट पाकिस्तान की डिमांड है जनरली इस टाइम 2023 के इरा में, जबकि हमारी जो प्रोडक्शन हो रही है वो हो रही है 41,575 557। जनरेशन तो ज़्यादा हो रही है एज़ कम्पेयर टू हमारी रिक्वायरमेंट के। देन फॉर व्हाट? फिर हमें पाकिस्तान को सर्दियों जैसे मौसम में जहाँ एनर्जी की डिमांड भी कम होती है, क्योंकि आपके जो रेजिडेंशियल यूनिट्स होते हैं उस पर हाई हैवी लोड नहीं होता, एसी वगैरह नहीं चल रहे होते, बाकी चीज़ें नहीं चल रही होती, उस टाइम भी एनर्जी की प्रॉब्लम्स आ रही हैं। ये क्या वजूहात हैं? अब ज़रा इस चीज़ को हम एनालाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ 3 फंडामेंटल रीज़न से। नंबर 1 जो मेजर रीज़न है ना, वो है आपकी थर्मल पावर प्लांट्स की प्रोजेक्शन। ये जो थर्मल पावर प्लांट, अब आप ये देखो कि थर्मल पावर प्लांट जो हैं, अगेन हमने बात की थी कि जनाब ये जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं इनका डायरेक्टली लिंक है आपकी इंपोर्ट से, चाहे वो गैस है, ऑयल है या कोल है। अब जब आपके पास पैसा ही नहीं है या आप बहुत महंगे दामों ऑयल परचेज करते हैं तो आप लिमिटाइज कर देते हैं ना। देखो ना, अगर चीनी की प्राइस 500 रुपये किलो हो जाए तो ज़रूरी बात है आप कहेंगे जनाब 1 पाव से हम गुजारा कर लेंगे, ठीक है। आप वो वाली जो पहले आप 2-2 किलो इस्तेमाल करते थे उस तरह तो नहीं कर पाएंगे। सो अल्टीमेटली होगा क्या, आपकी जनरेशन पर इम्पैक्ट आएगा।
पहला तो हमारा डायरेक्टली जो एनर्जी का प्रॉब्लम है ना, वो ये है कि हमारी जो डिपेंडेंसी है ना, वो ऑयल पर ज़्यादा है, ऑयल एंड गैसेस पर ज़्यादा है। अल्टीमेटली जैसे ही वो इंटरनेशनल मार्केट में फ्लक्चुएट होती हैं, चाहे वो आप यूक्रेन रशिया के क्राइसिस की वजह से देख लें या जो बहुत सारे कोविड-19 की वजह से देख लें, ओवरऑल ऑयल के प्राइसेस में फ्लक्चुएशन हुई और उसकी वजह से क्या हुआ, आपकी ओवरऑल जो प्रोडक्शन है वो सफ़र होना स्टार्ट हो गई। अब इसके साथ साथ दूसरा जो मेजर रीज़न है ना, वो है आउटडेटेड ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। अब ज़रा ये समझने की ज़रूरत है। देखो, एक डैम है जो कि हमारे नॉर्दर्न एरियाज़ में बना हुआ है। फॉर एग्जांपल तरबेला डैम दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डैम्स में से एक है। अब उस तरबेला डैम से बिजली प्रोड्यूस होकर आ रही है लाहौर में, वो प्रोड्यूस होकर आ रही है मुल्तान में, वो प्रोड्यूस होकर आ रही है कराची में। अब वहाँ जो प्रोडक्शन हुई उधर से किसी वे के ज़रिए, तारों के ज़रिए आएगी ना, उन तारों को हम कहते हैं ट्रांसमिशन लाइन्स। अब ज़रा खुद इमेजिन करें कि एक जो ट्रांसमिशन लाइन है, ये यूं समझ लें ये रोड है, और अगर उस रोड का साइज ही छोटा हो जाए और हमारे पास जनरेशन या पावर जितनी मर्जी ज़्यादा हो आगे, तो उस रोड से तो नहीं आ सकती ना, वो छोटा रोड है। इसकी मिसाल यूं समझें कि आपके पास पीछे पूरा का पूरा कंटेनर है पानी का और उसकी पाइप है छोटी सी। अब आप कितना पानी निकाल लेंगे, उस पाइप से थोड़ा थोड़ा पानी आएगा, ज़ाहिर बात है, अनटिल और अनलेस आप बड़े पाइप ना लगाएं। तो हमारा जो सबसे बड़ा चैलेंज है ना, वो ये है कि जो आपकी प्रोडक्शन से ट्रांसमिशन एनर्जी की जो आ रही है आपके पॉइंट्स तक, जहां सिटीज़ में इस्तेमाल होनी है, इंडस्ट्रियल यूनिट्स तक इस्तेमाल होनी है, वहां तक जो ट्रांसमिशन लाइन है ना, वो बहुत ओल्ड हो चुकी है, वो बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। अल्टीमेटली वो उसके अंदर एनर्जी के लॉसेस होते हैं, और वो एनर्जी लॉसेस को अगर हम कैलकुलेट करें ना, तो एक कंपनी का ये बता रहे थे कि एक जनरल कंपनी जो एक्चुअल जो लॉस कर रही होती है एनर्जी का, वो तकरीबन 36% तक एनर्जी लॉस कर रही होती है। अब आप खुद सोचें, 100% एनर्जी जनरेट हो एक साइड पर और वो पहुंचते आप तक तकरीबन 64% पहुंचे, तो बाकी तो एनर्जी का लॉस गवर्नमेंट ने किससे लेना है, आवाम से लेना है। और वो जो एनर्जी लॉस है ना, उसको फुलफिल करने के लिए वो आपसे हाई प्राइसेस लेते हैं। ठीक है, सो याद रखिएगा, ये आपका ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन का जो प्रॉब्लम है, वो अल्टीमेटली क्या करता है कि जनरेशन तो ज़्यादा है बट डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है ना, वो है आपका सर्कुलर डेट। 2023 के स्टार्ट में अगर हम सर्कुलर डेट को देखें या 2022 के एंड की रिपोर्ट्स उठाकर देखें, तो पाकिस्तान का सर्कुलर डेट तकरीबन $4,500 बिलियन को हिट कर चुका है। अब ये सर्कुलर डेट है क्या, पहले ये चीज़ थोड़ी सी समझ लें। सर्कुलर डेट देखो, इसकी छोटी सी मिसाल मैं लेता हूँ। मैं कहता हूँ कि आपने गाड़ी परचेज़ की। अब गाड़ी आपने परचेज़ के लिए आप कहते हैं कि जनाब मेरे पास 500 रुपये नहीं है कि मैं इसके अंदर पेट्रोल डाल के मैं इसको टैक्सी के तौर पे इस्तेमाल कर सकूँ। आप मेरे पास आते हैं, आप कहते हैं सर मुझे 500 रुपये दे दें, मैं इस गाड़ी के अंदर पेट्रोल डलवा के आज की आमदनी से जो अर्न करूँगा ना, उसमें से 500 रुपये आपको दे दूंगा, बाकी 100-200 रुपये मैं अपने पास रखूँ। मैं कहता हूँ ठीक है जी, ये लें 500 रुपये ले लें। अब 500 रुपये आपने ले लिए, आपने उन 500 रुपये का पेट्रोल लगाया और लगाने के बाद शाम को जब आप मेरे पास आए, आपने आकर कहा सर वो मुझे आमदनी ही टोटल 300 रुपये हुई है, 500 रुपये नहीं हुई। तो आप कहते हैं, दोबारा वो जो बंदा होता है वो कहते हैं कि जनाब आप मुझे ना प्लीज़ 200 रुपये और दे दें कल के लिए, मैं आपकी ये वाले 500 रुपये भी दूंगा और मज़ीद जो आप 200 रुपये दे रहे हैं ना, वो भी मैं आपको दूंगा। अल्टीमेटली क्या होता है, मैं कहता हूँ चलो ठीक है जी, 500 रुपये आने या 200 रुपये ये भी आ जाएंगे, मैं 200 रुपये और दे। अब अगले दिन तीसरे दिन क्या प्रॉब्लम होती है कि जब आप दोबारा आते हैं तीसरे दिन, आप कहते हैं सर मुझे आज अगेन 300 रुपये की आमदनी हुई है, अब मज़ीद मुझे 200 रुपये दे दे और मैं आपको नेक्स्ट दिन 900 रुपये दे दूँ। अब आप ज़रा ये सोचो कि आपकी पहले थी 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट हुई थी, 500 रुपये का नुकसान लोन दिया हुआ था, अब वो हो गया 700 रुपये का, अगेन अगले दिन हो गया वो 900 रुपये का। इस तरह बढ़ते 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 वो लोन बढ़ता जा रहा है। दिस इज कॉल्ड सर्कुलर डेट। वो सर्कुलेशन में इतना तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि आप गाड़ी तो बंद नहीं कर सकते। गाड़ी क्यों नहीं बंद कर सकते? बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी तो हर एक की डिमांड है, इलेक्ट्रिसिटी के बगैर सर्वाइवल नहीं है। तो अगर सर्वाइवल नहीं है तो आपको उसको फुलफिल करने के लिए रन तो करना पड़ेगा। अब वो रन करने के लिए आपको एक्स्ट्रा बिल
पेमेंट एक्स्ट्रा देना। तो एस्टिमेट ये लगाया गया कि 2022 के अंदर पाकिस्तान को जो एनुअल पर ईयर इंक्रीज हो रहा है ना, सिर्फ सर्कुलर डेट जो इंक्रीज हो रहा है वो हो रहा है 129 बिलियन रुपीस। अब आप खुद सोचो कि हर साल 129 बिलियन रुपीस तो हमारा वैसे ही बढ़ रहा है, वैसे ही बढ़ता चला जा रहा है। और अल्टीमेटली पाकिस्तान जो है इकोनॉमिक क्राइसिस का तो शिकार हो रहा है, साथ साथ एनर्जी क्राइसिस का शिकार हो रहा है। अब मैं लास्ट में ना इसका छोटा सा एग्जांपल देता चलूँ कि इसके नुकसान क्यों हो रहे हैं, और फिर अगर आप लोगों को मजीद रिक्वायर्ड होगी तो आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर इट्स सोल्यूशन टू, ठीक है, कि पाकिस्तान को किस साइड पर क्या सोल्यूशन बेहतर होने चाहिए, वो आप लोग कमेंट्स में अपडेट करेंगे, देन आई विल अपडेट ऑल ऑफ दीज थिंग्स एज वेल। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि इसके नुकसान क्या हैं। देखिए, एनर्जी नहीं है आपके पास तो आपके पास कॉमन सेंस है, कोई इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। आपके पास एनर्जी नहीं है तो लोग आपके पास रहना पसंद नहीं करेंगे। जब आपके पास एनर्जी नहीं है तो किसी के घर, कोई ऐसे घर में जाकर रहना पसंद नहीं करेगा कि जहां बिजली का कनेक्शन ही ना हो। सो अल्टीमेटली जो बाहर से लोग आकर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, चाहे वो पाकिस्तानी हो चाहे वो बाहर के हों, तो आप, वो कॉमन सेंस की बात है कि वो बंदा जो यहाँ आकर इंडस्ट्रीज लगाना चाहता है, जो आकर यहाँ कहता है कि जनाब मैंने यहाँ आकर एक पाकिस्तान के अंदर एक 3 अरब रुपए का प्रोजेक्ट लगाना है और वहाँ से हम जी फॉर एग्जांपल एक बेहतरीन कैमराज बनाएंगे, तो अगर वो ये आकर प्रोजेक्ट लगाना चाहता है और उसको पता चलता है कि भाई अगले दिन ही लाइट नहीं है और आपकी ये बिजली के प्रॉब्लम जो हैं ये अगले साल तक चलेंगे, तो आप खुद बताएं वो पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करना पसंद करेगा या चाइना जाएगा या बांग्लादेश जाएगा या ईरान जाएगा, किसी और कंट्री में जाएगा जहां उसको एनर्जी के प्रॉब्लम्स नहीं होंगे। सो अल्टीमेटली पाकिस्तान हो, चाइना हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, ईरान हो, ये जितनी भी कंट्रीज़ में अगर एनर्जी के प्रॉब्लम एज इट इज़ रहेंगे ना, तो वहाँ आपकी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आपके मुल्क से उठकर किसी और मुल्क में जाएगी और अल्टीमेटली यहाँ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स भी जनरेट होंगे, यहाँ अनएम्प्लॉयमेंट भी होगी, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के प्रॉब्लम भी जनरेट होंगे, यहाँ मेंटली प्रॉब्लम्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन होगा। सो अल्टीमेटली सोसाइटी सफ़र करेगी। देयरफॉर that problem should be addressed in a best way as much as we can for the betterment of Pakistan, for the betterment of humanity. Thank you. Allah Hafiz.